कंटिन्यू करेंगे। थे स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको लिखना कंपलसरी था, लेकिन सी प्लस प्लस में ये ऑप्शनल हो गया। दूसरा रूल हमने देखा था कि सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर हम केवल वेरिएबल्स बना सकते हैं एज अ मेंबर, लेकिन सी प्लस प्लस में हम वेरिएबल्स के साथ साथ फंक्शन भी बना सकते हैं। और फिर हमने साथ में देखा इनकैप्सुलेशन का मतलब, जिसका मतलब होता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स का एक सिंगल ग्रुप बनाया जाए। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और सी प्लस प्लस में हम स्ट्रक्चर की मदद से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर हम सिर्फ वेरिएबल्स को जगह दे सकते थे, पर सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शन दोनों को जगह दे सकते हैं। तो जैसे बुक एक एंटिटी है और उसकी प्रॉपर्टीज थी बुक आईडी, टाइटल, प्राइस, और मेथड्स थे इनपुट, डिस्प्ले, हमने उसका एक सिंगल ग्रुप बनाया, यानी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ये तीनों वेरिएबल और दोनों फंक्शंस भी रखे। आज हम लोगों को इसके आगे देखना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, मैं कहूंगा पढ़ा आज रहा हूं, जिसका नाम है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, व्हाट इज डेटा हाइडिंग? यू पहले देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कि आपको ये थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। आप ये ना सोचें पहले तो कि आप अकेले पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये दिमाग से निकाल दें। आप जिस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं वो इतना बड़ा है कि उसमें आप सिर्फ एक पोर्शन का कोड लिख रहे हो, बाकी पूरा कोड लिखने के लिए तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, इतना आपने मान लिया, इतना समझ लिया, और इस नजरिए से ही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी बनी है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में जो दिक्कतें जाती हैं उसी को रिजॉल्व करने के लिए तो ये ऊप्स की थ्योरी बनी है। तो आप इस फिलॉसफी पे यकीन करें। तो जब हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग या हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब समझिए डेटा हाइडिंग का मतलब क्या है। आप मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि बुक नाम का स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, दैट्स इट। क्या ऐसा आप सोच सकते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि बुक नाम का है, उसके अंदर आपने वेरिएबल्स बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है, ये काम आपका, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। सोचो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। अरे भाई अरशद, एक अकेला व्यक्ति भी पूरा प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट्स बड़े प्रोजेक्ट्स में मीनिंगफुल है, वहां समझ में आएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमने बनाए क्यों थे, है ना। अब तुम अकेले अगर बना रहे हो और फिर भी तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये आपकी फिर चॉइस हो जाएगी। ठीक है अरशद, अभी समझे तुम मेरी बात? अभी अगर आप इस तरह के विचार लाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा मैं बोल रहा हूं उसको वैसे समझो। अभी पूरा बड़ा सा प्रोजेक्ट है। अरे भाई अंकुश, पढ़ेंगे आगे यार, मैंने उसी वक्त बोल दिया, तुम सुनते नहीं हो शायद। अब उस लेक्चर को दोबारा देखना, उसी लेक्चर में मैंने बोला हुआ है कि इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब अभी जो पढ़ना है वो पढ़ लें अपन। आएगा अहमद, आएगा बेटा, मैं सब पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पढ़ाने दोगे तब तो पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। चलो अब मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो पर सब लोग। फिर से शुरू करता हूं, है ना, टाइम खराब हो रहा है लेकिन ठीक है, मैं फिर से शुरू करता हूं। आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारी कोडिंग उसमें होनी है, पर आपको जिम्मेदारी दी है सिर्फ बुक की कोडिंग करने की, बुक नाम का डेटा टाइप बनाने की।
सोच के देखिए, आप क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रक्चर, बुक नाम का एक स्ट्रक्चर। बाकी की कोडिंग आप नहीं करेंगे, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोडिंग आपको करनी है। बाकी की कोडिंग कोई और प्रोग्रामर करेगा, आपको पता भी नहीं कौन करेगा। आपकी टीम बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और जरूरी नहीं कि वो आपकी लोकेशन में ही बैठा हो सकता है दूसरी सिटी में हो। कंपनी बहुत बड़ी है। तो आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाया बुक नाम का। तो मुझे बताइए कि इस प्रोजेक्ट में आपको पूरे प्रोजेक्ट के हर बारीकी जानने की जरूरत है, या सिर्फ बुक से रिलेटेड बातें जानने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है। देखो, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम अगर हम कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को सब कुछ मालूम होगा तभी वो पूरा काम कर पाएगा अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम को करना। तो आप जब बुक नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको सिर्फ बुक से रिलेटेड बातों से मतलब है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में और भी कई चीजें होने वाली है, लेकिन उससे मतलब नहीं। तो ये आपको बेहतर तरीके से मालूम है कि एक बुक से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन रखनी है। तो आपने कहा बुक आईडी, टाइटल, प्राइस, आपको 3 समझ में आई। फिर आपने कहा कौन कौन से फंक्शंस रखने हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हमने 2 बनाए, डिस्प्ले और इनपुट। ठीक है, ये आपने तय करा होगा। जब आप ये बना रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आप जो बना रहे हो वो है डेटा टाइप, और इसको कोई करेगा यूज। ये दिमाग में रखो। आप तो डेटा टाइप बना रहे हो, डेटा टाइप अकेला क्या कर लेगा? इसको कोई ना कोई तो यूज करेगा। तो जो कोई इसको यूज करेगा वो कैसे करेगा? वो लिखेगा बुक B1, ऐसी तो यूज करेगा ना, बुक B1। और जो B1 बन जाएगा उसके अंदर ही तो बनेंगे ना बुक आईडी, टाइटल, प्राइस। करेक्ट? और वही व्यक्ति तो B1 डॉट लगा के डिस्प्ले लिखेगा, B1 डॉट लगा के इनपुट लिखेगा। ये आपको पता है, जब आप कोडिंग कर रहे हो तब आपको पता है ना? लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मान लो ये प्रोजेक्ट आप जब बना रहे हो तो आपके सामने रिक्वायरमेंट है कि बुक आईडी नेगेटिव नहीं हो सकता। लाइक दिस इज अ पॉलिसी, दिस इज अ रूल, यू कैन से बिजनेस रूल है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसका उसमें एक बिजनेस रूल ये कह रहा है कि बुक आईडी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये रूल इंप्लीमेंट हो, बिकॉज आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो। मान लो आपका स्ट्रक्चर कोई यूज कर रहा है और उसने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है, और यूजर ने जब वैल्यू इनपुट करी है तो उसने बुक आईडी की वैल्यू नेगेटिव एंटर कर दी। सोचो, हमने पिछली क्लास में चला के देखा था। इनपुट फंक्शन जब चल रहा है तो यूजर एंटर कर रहा है बुक आईडी की वैल्यू, टाइटल की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू। मान लो उसने नेगेटिव वैल्यू एंटर कर दी तो क्या करेंगे? समझ में आ रही बात? अभी मैंने एक एक ऐसी सिचुएशन बता रहा हूं, कुछ भी अपनी तरफ से एक सिचुएशन बना दी, और आप सोच सकते हो ऐसी 1760 सिचुएशन होती होंगी, ऐसे कई सारे रूल्स होते होंगे, सबका ध्यान रखना पड़ता होगा। तो आपने कहा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप बुक नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हो। ये B1 डॉट इनपुट लिखने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। B1 डॉट इनपुट जिसने लिखा होगा उसने तो एक फंक्शन को कॉल किया ना, जैसे आप प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हो। प्रिंटफ क्या कैसे करता है वो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी थी। वैसे इनपुट कॉल हो रहा है तो इनपुट तो आपने बनाया ना, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनपुट ढंग से काम करे। तो आपने ये सोचा कि भाई नेगेटिव वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो समहाउ यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक दिस। आपने कहा यदि जो यूजर ने बुक आईडी एंटर किया है वो लेस देन 0 है तो बुक आईडी में असाइन कर दें माइनस ऑफ बुक आईडी। दिस कैन बी वन वन सॉल्यूशन, है ना? और भी कई सारे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पर मैंने एक जस्ट समझाने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया। क्या समझ में आई बात? अगर ये बंदा B1 डॉट इनपुट लिख रहा है तो ये इसके हाथ में नहीं है कि इनपुट कैसे काम करेगा।
वो तो आपने इनपुट की जो कोडिंग लिखी होगी वही चलेगी। अब यूजर ने जो नंबर एंटर किया है, क्योंकि हमने एक इफ कंडीशन लगा दी है, अगर बुक आईडी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यूजर ने एंटर किया -34 तो वो हो जाएगा 34। अब आप निश्चिंत हो कि आपने पॉलिसी को, बिजनेस पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया है और अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहां पर निश्चिंत हो चुके हो। पर हो सकता है कि किसी ने ऐसा लिख दिया हो, B1 डॉट बुक आईडी असाइन लेट्स से 35 -35। अब अगर किसी ने ऐसा लिख दिया तो क्या कर लोगे? अगर किसी ने ऐसा लिख दिया तो क्या कर लोगे? दिक्कत समझ में आ रही है? तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया, लेकिन यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट फंक्शन को अगर वो कॉल करता तो ठीक है, हमारा कोड चल जाता। इसी के लिए आपको डेटा हाइडिंग करनी पड़ती है। व्हाट इज डेटा हाइडिंग? आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं, तो आप चाहे तो अपने इनकैप्सुलेटेड मतलब उस ग्रुप के अंदर के किसी मेंबर को बाहर से एक्सेस ना होने दें। ये पॉसिबल है। निकिता, ये कोई एरर नहीं आई है, कंपाइल टाइम एरर नहीं आई है बेटा, एरर नहीं आई है, यही तो प्रॉब्लम है। ओहो, ध्यान से नहीं सुन रहे थे मतलब अनिरुद्ध आप? क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आई आप लोगों को? अनिरुद्ध अकेले को समझ में नहीं आई, बाकी सबको समझ में आ गई? ओहो, चलो अनिरुद्ध से बात करना पड़ेगा। अनिरुद्ध, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए क्या प्रॉब्लम? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिरुद्ध आपके, हाँ अब बोलिए। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये जो हमने मेन फंक्शन में B1 डॉट बुक आईडी इक्वल्स -35 लिखा, तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब बुक आईडी इसमें की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, विच इज अगेंस्ट द पॉलिसी। सर लेकिन वो उसके लिए तो हमने ऊपर कंडीशन बना रखी है ना। कंडीशन तो इनपुट फंक्शन के अंदर लिखी है ना, अगर इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे तो वो कंडीशन चलेगी ना। अच्छा, ओके सर, ये ओके सर, क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके। अभी सबको समझ में आ गई दिक्कत? देखो फिर दोहराता हूं, ध्यान से सुनो। आपने स्ट्रक्चर के अंदर जो इनपुट फंक्शन बनाया है वो ये गारंटी कर रहा है कि बुक आईडी की वैल्यू नेगेटिव ना जाए। तो कोई अगर B1 डॉट इनपुट करेगा तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन अगर किसी ने B1 डॉट बुक आईडी लिखकर डायरेक्टली उसमें नेगेटिव वैल्यू असाइन कर दी तो नेगेटिव वैल्यू चली गई ना उसमें। यही तो नहीं होने देना था। सिमरन, आपको समझ में आया कि नहीं आया? सिमरन, समझ में नहीं आया तो मैं आपसे बात करूं? नहीं आया? ठीक है, एक सेकंड रुको। बोलो सिमरन। सिमरन बताइए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मतलब सर, प्रोग्रामर ही तो बनाएगा ना प्रोग्राम, तो वो -35 क्यों लिखेगा अपने मैंने प्रोग्राम? शुरुआत में क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि ये प्रोग्राम पूरा एक व्यक्ति नहीं बना रहा है। सुना था आपने? यस सर। तो जब एक व्यक्ति नहीं बना रहा तो ये एक फाइल में दो लोग कोडिंग नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग फाइल्स में कोडिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एक ही है। वो आप इनपुट बना रहा है। आप ये इमेजिन करो, देखो अभी हम लोग एक फाइल में कोडिंग कर रहे हैं, है ना? यस सर। लेकिन इमेजिन करो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर आपने बनाया है और मेन फंक्शन कोई और बना रहा है। ओके।
आपको पता ही नहीं है कौन बना रहा है, आपकी टीम बहुत बड़ी है, 400 लोगों की टीम है, मतलब हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हो, है ना, डिफाइन कर मेन रहे तो हैं, यूज कोई हाँ और कर रहे हैं। हाँ। थैंक यू। अब बुक के बारे में सबसे ज्यादा आपको ही मालूम है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने बनाया है। यस सर। जो इसको यूज कर रहा है उसको इतनी पॉलिसीज की डिटेल नहीं मालूम है, यस तो सर। वो हो सकता है एक्सीडेंटली गलती से B1 डॉट बुक आईडी असाइन -35 लिख दे, हो यस सर। सकता है। तो यस हमें सर। इस गुंजाइश को खत्म करना है, क्योंकि इस तरह से प्रोजेक्ट में मिस्टेक्स होती हैं। यस ठीक सर। है, ओके। तो अभी सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आज आपको एक पहली बार बात समझ में आएगी, ये अगर मेरे एग्जाम्पल को आप समझ पा रहे हो तो आपको पहली बार ये बात समझ में आएगी कि जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है, बहुत सारे लोग उसमें डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, तो सबको सब कुछ नहीं मालूम होता है, तो गलतियां हो जाती हैं। कोई गलती करना थोड़ी चाहता है, कोई कोई जानबूझ के गलती थोड़ी करना चाहता है प्रोग्रामर, उससे गलती हो जाती है। गलती क्यों हो गई? क्योंकि उसको पता ही नहीं था इस पॉलिसी के बारे में, इसलिए हो गई उससे गलती। हमें इस तरह की गलतियां बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये जो कोड बनेगा ना, मान लो 1 लाख लाइन का कोड बना, इसमें हमें गलती ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप सोच के देखो, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स में परेशान हो जाते हो, आप जरा ये सोचो कि कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। नहीं, यहां हैकर की बात नहीं हो रही है शिवम, यहां बात हो रही है कि जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा कोड है, तो किसी ने कोई लाइन में क्या गड़बड़ कर दी, ये पता करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो आपको अगर ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेन फंक्शन कोई और लिख रहा है, स्ट्रक्चर कोई और बना रहा है, उसको नहीं मालूम है कि बुक आईडी से रिलेटेड क्या पॉलिसी थी, उसने गलती से बुक आईडी में -35 रख दिया, ये पॉसिबिलिटी है ना प्रॉब्लम की। तो ये जो दिक्कतें आती हैं प्रोजेक्ट में, ये बाद में बग्स दूर करना बहुत मुश्किल होता है। यही तो प्रॉब्लम थी ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी क्यों बनाई गई? कि ये जो सिर्फ प्रोजेक्ट बड़ा है इसलिए कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, इसलिए ये रूल्स बनाएगा, ये सिद्धांत बनाएगा, ये प्रिंसिपल्स बनाएगा। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको दिक्कतें कम होंगी, है ना। दिक्कत नहीं होगी इसकी तो गारंटी ले नहीं सकता कोई, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत कम होगी। तो बुक आईडी की वैल्यू अगर किसी ने -35 कर दी तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जो कोडिंग करनी थी वो इनपुट में कर दी। तो ओके, तो ऊप्स ने जो सिद्धांत बनाए हैं, हमें उन्हें समझना पड़ेगा। ऊप्स ने एक बात कही है, उसने कहा है, अगर समझ पाओ तो मुझे बताना, प्रॉपर्टीज में चेंजेस मेथड्स के द्वारा ही होना चाहिए। सभी को यह बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टीज मतलब समझ गए क्या आप किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रॉपर्टीज का मतलब है मेंबर वेरिएबल्स, और मेथड्स का मतलब है मेंबर फंक्शंस। तो अगर मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टीज में चेंजेस मेथड्स के द्वारा ही होने चाहिए, तो अगर ये बात ऊप्स में कही गई है, तो क्या आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है? यहां प्रॉपर्टी में चेंज हम मेथड के द्वारा नहीं करा रहे। अगर मैं इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन ऐसे लिख रहा हूं तो ये सही नहीं है तरीका। फिर ऊप्स में यह भी बताया गया कि आपको डेटा हेडिंग करनी चाहिए, यानी आप मेंबर वेरिएबल्स को कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए उसे हाइड कर दो, उसको एक्सेस मत होने दो। तो आप क्या करते हो, यहां एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखते हो। नाउ व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स? तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं 3 एक्सेस स्पेसिफायर। पहला है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टेड, तीसरा है पब्लिक।
3 यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। अभी मैं आपको प्रोटेक्टेड नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए प्रोटेक्टेड से रिलेटेड अभी कोई सवाल मत पूछना। अभी मैं सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक के बारे में आज बताऊंगा। प्रोटेक्टेड आगे किसी चैप्टर में स्टार्ट होगा, तब तक के लिए प्रोटेक्टेड को भूल जाओ, पर होते टोटल 3 है। अब प्राइवेट और पब्लिक की बात करते हैं। हम इनको बोल रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब जो मेंबर्स को एक्सेस करने के रूल्स बताते हैं। मतलब हमने जो वेरिएबल्स अंदर बनाए हैं, इनकी वैल्यूज पॉलिसी के तहत रहें, इसके लिए जरूरी है कि इनमें कोई भी चेंजेस मेथड्स के द्वारा ही हो। तो हम नहीं चाहते कि स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर इन तीनों वेरिएबल्स को कोई एक्सेस कर सके, तो मुझे इस डेटा को हाइड करना है। जो डेटा इनके अंदर रहेगा वो हाइड करना है, तो मैं लिखूंगा प्राइवेट। प्राइवेट के बाद आप लगाएंगे कोलन, और उसके बाद जितने भी मेंबर्स आपने बनाए होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये सारे हो जाएंगे प्राइवेट मेंबर। समझ में आया? और अभी तो डिस्प्ले और इनपुट भी प्राइवेट हो गए हैं, ये भी एक्सेस नहीं हो पाएंगे बाहर से। स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर से ये भी एक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं पब्लिक कोलन। अब जितने मेंबर्स बनाए ये सारे के सारे पब्लिक मेंबर्स हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर कुछ मेंबर्स को मैंने प्राइवेट बनाया, कुछ मेंबर्स को मैंने पब्लिक बनाया। देखो, ये आपकी चॉइस है कि आप किसको प्राइवेट बनाना चाहते हैं और किसको पब्लिक बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन यूजुअली हम वेरिएबल्स को प्राइवेट और फंक्शंस को पब्लिक बनाते हैं, पर ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, कोई फंक्शन भी प्राइवेट हो सकता है, कोई वेरिएबल भी पब्लिक हो सकता है। जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा करो। अब ध्यान से सुनो बेटा, मैं कह रहा हूं जो मेंबर्स प्राइवेट हैं वो स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर से एक्सेस नहीं होंगे। जो मेंबर्स पब्लिक हैं वो स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर से भी एक्सेस हो पाएंगे। समझ में आई क्या बात? बोलो ऋतिक, अब समझ में आ गया? मेरे बोलने का इंतजार भी नहीं करते हो तुम लोग। प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स ये एक्सेसिबिलिटी बता रहे हैं। प्राइवेट और पब्लिक क्या बता रहे हैं? एक्सेसिबिलिटी की। आप इसको एक्सेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कौन? आप तो बुक नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप तो एक्सेस कर ही लोगे। आपके बारे में बात नहीं हो रही है। आप अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जो मेंबर्स आप लिख रहे हो उसको आप तो यूज कर ही लोगे ना, आप ही तो बना रहे हो। अब आपके स्ट्रक्चर को यूज कौन कर रहा है? वो दूसरा प्रोग्रामर जो मेन फंक्शन बना रहा है, वो जो बुक टाइप का वेरिएबल बना रहा है B1। समझ में आई बात? समझ में आई बात? वो बंदा जो बुक टाइप का वेरिएबल बना रहा है वो B1 डॉट करके बुक आईडी टाइटल प्राइस नहीं लिख पाएगा, पर वो B1 डॉट डिस्प्ले कर पाएगा, B1 डॉट इनपुट कर पाएगा। अभी समझ में आया? क्यों क्यों मैं आपको इमेजिन करने को बोल रहा हूं? बिकॉज अभी तो हम एक ही फाइल में सारी चीज लिख रहे हैं ना, इसलिए तो आपको कंफ्यूजन होता है। इसलिए तो मैंने शुरुआत में बोला कि प्लीज इमेजिन करो कि बड़ा प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर आप लिख रहे हो, मेन फंक्शन कोई और लिख रहा है। अगर तुम ये इमेजिन नहीं कर सकते तो तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ भी नहीं सकते। अगर तुमको ये समझ में आएगा तो तभी आएगा जब तुम इसको ऐसा इमेजिन करोगे। अब अगर किसी ने B1 डॉट बुक आईडी असाइन -35 लिखा तो एरर आएगी। क्यों आएगी एरर? बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स बाहर से एक्सेस नहीं होते। देखो, अगर किसी में लॉजिकल दिमाग होगा तो वो ये बता सकता है किसको प्राइवेट बनाना है, किसको पब्लिक बनाना है।
मैं चाहता हूं अगर कोई मेंबर बाहर से एक्सेसिबल ना हो तो मैं उसे प्राइवेट बनाऊंगा, अगर बाहर से एक्सेसिबल होने देना चाहता हूं तो मैं उसे पब्लिक बनाऊंगा। मेथड मतलब फंक्शन। यार एक तो तुम लोग पढ़ लिख के नहीं आते हो। पिछली क्लास में अभी पटेल क्या सो रहे थे क्या? मैंने प्रॉपर्टीज और मेथड्स का मतलब बताया था कि नहीं बताया था? तो रिपीट में वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, करो इतनी मेहनत, तब तो समझ में आएंगी चीजें। पूरी सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, तगड़े कॉन्सेप्ट है। पढ़ के नहीं आओगे हालत खराब होगी। आप नहीं पढ़ के आए हो, इस गलती के लिए मैं आपको रिपीट करके बताऊं, बाकी सबका टाइम वेस्ट हो। ये नहीं कर सकते कि आप खुद उसको रिपीट में देखकर आ जाएं और बाकी लोगों का भी समय बचाएं। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझा करें इस बात को। पहली बार नहीं बोला मैंने मेथड शब्द, कई बार बोल चुका हूं और कई बार समझा चुका हूं इस बात को। और ये सभी लोगों के लिए बात बोल रहा हूं कि आपकी गलती की सजा दूसरे लोगों को क्यों दे रहे हो? आप नहीं पढ़ लिख रहे हो तो दूसरों को क्यों सजा दे रहे हो? जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं उनको रिपीट पे देखो, नोट्स बनाओ, थोड़ी मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, पका पकाया थोड़ी मिलता है कुछ। ये कॉन्सेप्ट इतने आसान नहीं है इनको समझने के लिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बुक पढ़ के तो कभी आएगा नहीं। पहले तो मैं ये इमेजिन करने को कह रहा हूं और आधे लोग इमेजिन नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कई लोग इसी तरह के डाउट्स पूछ रहे हैं, सर लेकिन बुक आईडी को एक्सेस कर लिया तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे गधे हो क्या? या तो तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। नहीं मैं तो कंटिन्यू करूंगा चेतन। इंडेंटेशन कोई जरूरी नहीं है, इंडेंटेशन देता हूं रीडेबिलिटी के लिए। सब एकदम बिल्कुल ऐसे सी लैंग्वेज में कभी प्रोग्रामिंग ही नहीं करी, ऐसे ऐसे आ गए हो। ये इंडेंटेशन से कुछ होता है क्या? दूं या नहीं दूं? कमाल का डाउट है। बिल्कुल अंकित। अब मुझे मालूम है ना, आधे लोग रिपीट पे देखते ही नहीं है, नोट्स बनाते ही नहीं है। जब नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हें याद थोड़ी रहेंगी चीजें। प्राइवेट क्यों बनाया हमने बताओ? किसी भी मेंबर को हम प्राइवेट क्यों बना रहे बताओ? बिल्कुल सही अनिरुद्ध। ताकि स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर से एक्सेस ना हो, तो इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो सिक्योर रहेगा ना। नहीं आई बात समझ में? अरे यार देखो, देखो ये तुम्हारा B1 है B1। इस B1 के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या है? तुम्हारे पास तीन चीजें हैं ना। तुम्हारे पास इसके अंदर तीन चीजें, बुक आईडी है, टाइटल है, ठीक है, और एक प्राइस है। तीन चीजें। इन तीनों चीजों को जो वैल्यू कंटेन करनी है, उस वैल्यू से ही तो बुक रिप्रेजेंट हो रही है। व्हाट इज बुक? बुक इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ द मेंबर वेरिएबल। अब इसमें किसी वैल्यू में जरा सा भी अनचाहा गड़बड़ी हो जाए तो पूरा डेटा करप्ट हो गया ना। तो ये डेटा की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, जो सी लैंग्वेज में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था डेटा सिक्योरिटी का। सी प्लस प्लस ने डेटा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सिक्योरिटी किससे? यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। किससे सिक्योरिटी सर? हैकर से, हैकिंग से? अरे हैकर से नहीं, उसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले दूसरे प्रोग्रामर जो उसी प्रोजेक्ट का कोड लिख रहे हैं, जो हो सकता है आपकी बनाई हुई चीजों को यूज कर रहे हो, तो उनसे अनजाने में भी आपके ये डेटा मेंबर्स एक्सेस ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए डेटा। क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मालूम है, प्रोजेक्ट बड़ा है। इसलिए तो मैंने कहा था ऊप्स बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई गई थ्योरी है। और आजकल सारे ही प्रोजेक्ट बड़े बनते, ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बड़े बनते, तो ऊप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
तो डेटा हाइडिंग का मतलब समझ में आया? डेटा हाइडिंग मतलब हम एक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा मेंबर बाहर से एक्सेस हो, कौन सा मेंबर बाहर से एक्सेस ना हो। ठीक है? अगर तुम ये सोचते रहोगे कि पूरा कोड तुम ही लिख रहे हो, तो स्ट्रक्चर के बाहर का कोड भी तुम ही लिख रहे हो, अंदर का कोड भी तुम ही लिख रहे हो, तो फिर प्राइवेट लिखने का क्या मतलब? तो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे प्राइवेट का मतलब, है ना? प्राइवेट का मतलब अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें ये इमेजिन करना ही पड़ेगा कि कोड बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग मिलकर कोडिंग कर रहे हैं। ठीक? इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है हाइडिंग डिटेल्स। अब लोग ना डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन में हो जाते हैं कंफ्यूज। वो बोलते हैं यार दोनों में तो हाइडिंग हाइडिंग हो रहा है। एक्चुअल में दोनों अलग अलग है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है डिटेल्स छुपाना, एक्सेस नहीं करने देना इसका मकसद नहीं है। और डेटा हाइडिंग का मतलब है हम एक्सेस करने से रोक रहे हैं। जैसे अगर स्ट्रक्चर आपने बनाया, बुक नाम का स्ट्रक्चर आपने बनाया और मेन फंक्शन मैं लिख रहा हूं, तो मैं B1 बना सकता हूं, बुक B1 लिख सकता हूं, B1 बन गया। B1 के अंदर मेरे पास वेरिएबल्स हैं बुक आईडी, टाइटल, प्राइस, पर मैं चाहूं तो भी B1 डॉट लगा के बुक आईडी, टाइटल, प्राइस एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, कि हमने कुछ मेंबर्स को हाइड कर दिया, वो एक्सेस नहीं होने दे रहे। ठीक है? पर मैं इनपुट को तो कॉल कर रहा हूं ना, इनपुट को कॉल कर रहा हूं, और इनपुट कैसे काम कर रहा है वो मुझे नहीं मालूम क्योंकि वो आपने बनाया। मुझे वो कोडिंग, जैसे आपको प्रिंटफ की कोडिंग नहीं दिखती ना, वैसे मुझे आपके स्ट्रक्चर की कोडिंग नहीं दिखती। मुझे नहीं मालूम कि भाई इनपुट में आपने क्या कोडिंग करी है। तो मैं इनपुट को कॉल तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे इनपुट की डिटेल नहीं मालूम कि वो कैसे काम कर रहा है। तो वो है एब्स्ट्रैक्शन। उतना ही जानो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? अननेसेसरी डिटेल्स को छुपाना, वो डिटेल्स जिससे आपको जरूरत नहीं। आप सिर्फ इनपुट फंक्शन को कॉल करो, इनपुट कैसे काम करता है ये आपकी चिंता नहीं। एक सेकंड रुकिएगा। यस, वो मैं समझ रहा हूं अमन। ठीक है। यू शुड बी। एनीवेज, तो अभी आपको ये समझ में आया, डेटा हाइडिंग में हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मेंबर्स को एक्सेस करना, जबकि एब्स्ट्रैक्शन में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम डिटेल्स को छुपा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और कार में गियर को चेंज करते हैं, तो गियर लीवर आपको दिखता है, गियर लीवर की मदद से आप गियर चेंज करते हैं। लेकिन क्या कार चलाने के लिए यह जरूरी है कि आप ये समझ पाएं कि गियर
एग्जैक्टली अंदर चेंज होते कैसे हैं, यानी वो मशीनरी कैसे काम करती है, क्या ये जानने की जरूरत है? क्या इसको जाने बगैर आप चला नहीं सकते गाड़ी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ गियर कैसे चेंज करते हैं ये मालूम होना चाहिए, यानी कि वो लीवर कैसे यूज करते हैं वो जानना है। लेकिन गियर बॉक्स के अंदर क्या मशीनरी है, वो कैसे काम कर रही है, वो डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अब एब्स्ट्रैक्शन इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि बड़े प्रोजेक्ट में इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है तो आप उस प्रोजेक्ट के वॉल्यूम से परेशान नहीं होगे, आप उतना ही समझोगे, जानोगे जितने की आपको अपना काम करने की जरूरत है। बस बाकी सारी डिटेल से आपको कोई मतलब नहीं। इससे आपका काम आसान होता है, आप ज्यादा फोकस्ड हो पाते हो। क्लियर? तो ये था एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। और जहां तक हम बात करें सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में, तीसरा अंतर मैंने आपको बता दिया, वो ये है कि सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के अंदर नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, लेकिन यहां पर होते हैं 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है? तो प्राइवेट, नाम से समझ में आ रहा है, प्राइवेट बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अंदर से तो कर ही सकते हो, स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर से तो आप कर ही सकते हो एक्सेस। पब्लिक बाहर से एक्सेस हो सकता है। ठीक, ओके। अब हम लोग सीखते हैं अगली चीज, दैट इज जो इनकैप्सुलेशन था ना, उसको करने के 2 तरीके हैं सी प्लस प्लस में। इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड इन 2 ways। नंबर 1, अभी जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा। नंबर 2, क्लास बना के भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास। व्हाट इज क्लास? ठीक है, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया था। ये तो हम लिख नहीं सकते, इसको हटा देता हूं। अब मैं क्लास बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह लिख देता हूं क्लास। दैट्स इट, ये बन गई क्लास। आदर्श पूरा हो जाने दो बेटा, क्या सवाल पूछ रहा? अभी क्लास पढ़ाया नहीं, वाई वी रीड क्लास? पूरा तो हो जाने दो बेटा। जो चीज अभी पूरी समझी नहीं है उसमें कहां से डाउट आ जाएगा? मैंने कहा स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्लास। क्लास और स्ट्रक्ट 2 अलग अलग कीवर्ड्स हैं, पर दोनों से काम एक ही होता है, डेटा टाइप बनता है। जैसे बुक एक डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट की मदद से भी बनाओ या क्लास की मदद से बनाओ, ये आपकी चॉइस है ना, ये आपकी चॉइस। बाकी पूरी कोडिंग वैसी है। जो स्ट्रक्चर में मैंने इतना सब आपको टाइम दिया समझाने के लिए, वो दोबारा आप मुझे क्लास में बोलने की जरूरत नहीं है। क्लास भी इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का एक तरीका है। क्लास में भी आप वेरिएबल्स और फंक्शंस की ग्रुपिंग करते हैं, यानी क्लास बनाकर भी आप क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। इसके अंदर भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, एक्सेस स्पेसिफायर आप लिख सकते हैं। बस टर्मिनोलॉजी का थोड़ा ध्यान रखें। सुजीत ध्यान से सुनना, हमने जो बुक टाइप का वेरिएबल बनाया था B1, इसको वेरिएबल ना बोलकर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। किसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे? B1 को, B1 को। ठीक है, B1 को। C++ में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि C में है, और क्लास का नया कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी के हिसाब से एक नया कंस्ट्रक्ट पैदा करना था यहां। तो क्लास भी है और स्ट्रक्चर भी है।
आगे की कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया क्योंकि ये रिडेंडेंट हो रहा था, क्योंकि जो काम स्ट्रक्चर से कर सकते हैं वही काम क्लास से भी कर सकते हैं। इसलिए C++ में भले ही दोनों कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आगे की कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बस एक ही बचा है, दैट इज क्लास। तो इस बात से परेशान नहीं होना कि दो दो कॉन्सेप्ट क्यों है ना, वो सिर्फ C++ में है। तो स्ट्रक्चर बनाओ या क्लास बनाओ आपके हाथ में, लेकिन हम लोग अगर दोनों में चॉइस है तो हम क्लास बनाएंगे, क्योंकि आगे की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी मिलेंगी उसमें सब क्लास का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। तो हमें फैमिलियर लगेगा, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज जो स्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी है वही क्लास की कैपेबिलिटी, इसलिए कोई फर्क नहीं है। फर्क है सी के स्ट्रक्चर और C++ के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो सी के स्ट्रक्चर में वो सब कुछ नहीं हो सकता था जो C++ के स्ट्रक्चर में हो सकता है, पर क्लास और स्ट्रक्चर C++ का अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वली केपेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बुक आईडी को ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, टाइटल को ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, प्राइस को ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं B1 को ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, B1 को ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं। समझ में आया? अब समझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर इन C++। अगर मैं प्राइवेट नहीं लिख रहा था और पब्लिक नहीं लिख रहा था और मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, याद करो जब मैंने यहां स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने इसके अंदर ना तो प्राइवेट लिखा था और ना पब्लिक लिखा था, तो सारे मेंबर्स बाय डिफॉल्ट बाहर से एक्सेस हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर सारे मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या हैं? स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स पब्लिक हैं। स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स पब्लिक। ये नोट्स बनाओगे तो लिखना इस बात को, क्योंकि सी में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है और उसके मेंबर्स बाहर से एक्सेसिबल होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट इधर भी रहे, इसलिए ऐसा रूल बनाया गया। लेकिन क्लास का कॉन्सेप्ट ये नया है ना। C++ में क्लास का कॉन्सेप्ट नया है, तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब सी लैंग्वेज में कैसा था ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यहां नया रूल बनाया गया। यहां ये बोला गया कि अगर आप प्राइवेट पब्लिक ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स प्राइवेट माने जाएंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। लेकिन क्लास के मेंबर्स को यूज करना है तो किसी को तो पब्लिक बनाना पड़ेगा ना, तो वो तो आप लिख के बनाओगे ही बनाओगे। बाय डिफॉल्ट सारे प्राइवेट होते हैं का मतलब सारे प्राइवेट होते हैं, है ना। अगर मैं पब्लिक प्राइवेट कीवर्ड्स यूज ना करूं तो पांचों मेंबर्स प्राइवेट हो जाएंगे। अब कुछ लोग इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि अच्छा मतलब क्लास बनानी है तो पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाओ और फिर स्ट्रक्ट को हटा के क्लास लिख दो। अरे भाई, स्ट्रक्चर को भूल जाओ, सिर्फ क्लास को ध्यान में रखो। जैसे स्ट्रक्चर बनता है वैसी क्लास बनती है। अभिषेक, एक्सेस करने का मतलब तुम कहां का, जैसे यार एक्सेसिबिलिटी नहीं समझ में आता आप लोगों को। आप उसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। जो बातें अभी स्ट्रक्चर के लिए थी वही क्लास के लिए हैं, कुछ अलग नहीं है। जो अंतर था वो मैंने बता दिया। अरशद, क्लास में अगर मेंबर्स के लिए हमने प्राइवेट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट भी ये प्राइवेट ही माने जाएंगे। इतनी सी बात बोली मैंने।
बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मतलब पिछले वर्जन के हिसाब से कंपैटिबल है कि नहीं। जैसे सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, तो सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे सी में स्ट्रक्चर बनाते थे वैसा ही अगर सी प्लस प्लस में बनाए तो वो चलना चाहिए। इसीलिए सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स का पब्लिक होना जरूरी था, वरना ये इंप्लीमेंट ऐसा नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कि हमने पिछले वाले यानी सी लैंग्वेज का ध्यान रखा। तुम लोग टाइम खराब करने के लिए इस तरह के डाउट्स पूछ रहे हो या जेन्युइनली तुम्हें ये डाउट्स हैं? अब नमन का क्वेश्चन है कि सर आपने कहा सी प्लस प्लस में नया कंस्ट्रक्ट बना, तो इसका टेक्निकली मतलब क्या होगा? अरे क्लास एक नई चीज आई ना, सी प्लस सी में नहीं थी। उसमें कहां उसको उधेड़ते रहते हो? हर चीज का पोस्टमार्टम करोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? जीवन में कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए। समय के साथ जब तुम मैच्योर होगे तो वो डाउट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना? इसलिए हर छोटी छोटी चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो अभी मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि एक क्लास कैसे बनती है, ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हमें क्लास बनानी आती है। आप तो ये बताओ कि आपको क्लास बनानी आती है कि नहीं आती? कैसे बनाएंगे कोई क्लास? अभी मैंने बुक नाम की क्लास बनाई है, हो सकता है कि मैं बोलूं कस्टमर नाम की क्लास बनाओ, तो क्या लिखोगे? क्लास, उसके बाद लिखोगे कस्टमर, फिर करली ब्रैकेट लगाओगे, करली ब्रैकेट के अंदर प्राइवेट लिखकर मेंबर वेरिएबल्स बनाओगे। कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, बहुत सारी वेरिएबल्स। फिर पब्लिक बनाओगे, फिर कुछ फंक्शंस बनाओगे जो इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे होंगे। दैट्स इट, बन गई क्लास। क्लास बनाने का तो यही तरीका है ना। हाँ, पहले स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्ट बनाना, उसके बाद स्ट्रक्ट को मिटाना, फिर उसकी जगह क्लास लिखना। वो तुम्हारी चॉइस, जैसे करना चाहो। हाँ भाई, ये सेमीकोलन लगेगा, स्ट्रक्चर में भी लगता था बेटा, कोई नई चीज नहीं है। B1 को ऑब्जेक्ट बोलने की आदत डालें। और अच्छा सुनो सुनो, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या फर्क होता है? पहले क्लास के बारे में बताता हूं, है ना? क्लास के बारे में, क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, B1 बनाना, B1 ऑब्जेक्ट है ना, तो B1 को कितनी मेमोरी मिलेगी, ये कहां डिस्क्राइब्ड है? क्लास के अंदर ना। अच्छा, B1 डॉट लगा के किन किन फंक्शंस को कॉल कर सकता है, ये वो फंक्शंस कहां डिफाइंड है? क्लास में ना। मतलब B1 के बारे में सब कुछ कहां डिफाइंड है? क्लास में। सो क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट समझते हैं? नक्शा। जैसे मकान बनाते हैं उसके पहले उसका नक्शा बनता है, वो नक्शे के आधार पे मकान बनता है।
तो मकान ऑब्जेक्ट हुआ और नक्शा क्लास हुई। समझ में आया कुछ? तो मेमोरी कौन ले रहा है? ऑब्जेक्ट ले रहा है ना। अरे नक्शे ने जो मेमोरी ली वो तो नेग्लिजिबल है ना। लेकिन मकान कैसा बनेगा वो पूरा नक्शे में था ना। अब उस नक्शे पे आधारित तुम कितने भी मकान बना सकते हो। नक्शा एक ही है पर तुम मकान 4 बना लो उस पे, सेम नक्शे पर। पॉसिबल है ना। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्लास इज अ वे टू अचीव encapsulation, है ना। क्लास contains properties and methods। आप जानते हो प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स मतलब फंक्शंस। ठीक है। यस, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्रिएटिंग क्लास मीन्स क्रिएटिंग डेटा टाइप। Now what is an object? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। यस। अब देखो, ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड की किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का जरिया है। अगर तुम्हें एक बुक को रिप्रेजेंट करना है, एक रियल बुक है आपके पास, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को मिलेगी मेमोरी, उसके अंदर होंगे वेरिएबल्स, बुक आईडी, टाइटल, प्राइस वगैरह, और इस बुक की इंफॉर्मेशन उन वेरिएबल्स में स्टोर होगी। तब जाके ये ऑब्जेक्ट उस बुक को कर रहा होगा रिप्रेजेंट। दूसरी बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तीसरी बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस तरीके से जितनी बुक्स होंगी उतने तुम्हें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले तुम्हें क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। ठीक है। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर कई बार बोलूंगा इंस्टेंस, एक ही बात रहेगी, एक ही बात मानेंगे दोनों को। ठीक है। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। जैसे इंसान, इंसान क्या होता है? तो वो एक क्लास है, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन तुम दोगे वो एक क्लास है, और तुम खुद उसके एग्जाम्पल हो, यानी तुम हो एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो तुम हो एक इंस्टेंस, एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। जब आप क्लास बनाते हो तो वो एक कॉमन नाउन है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो एक प्रॉपर नाउन है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, तो डॉक्टर नाम की आपने क्लास बनाई। अब एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर बिंद्रा, तो वो एक एग्जाम्पल हुए ना डॉक्टर के, तो वो एक ऑब्जेक्ट है और वो एक प्रॉपर नाउन है ना। एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है। ओके। कोई भी क्लास जब आप बनाते हो, अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली क्लास की शुरुआत इसी के आगे से होगी। मतलब अगली क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, कुछ नई चीजें आपको मिलने वाली हैं अगली क्लास में, तो ध्यान से सुनिएगा। ये उसके कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, मतलब जो मैं अभी बताऊंगा उसी के कंटिन्यूएशन में अगली क्लास होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। और अगली क्लास में जब मैं पूछूं तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। देखो, जब आप कोई क्लास बनाते, कैसे बनाते? क्लास
और जो भी क्लास का नाम रखना चाहते हैं वो नेम रखते हैं, और उसके बाद करली ब्रैकेट से बॉडी बनाते हैं, है ना। इसके अंदर आप बनाते हैं कुछ वेरिएबल्स और आप बनाते हैं कुछ फंक्शंस, ऐसे ही होता है ना, कुछ वेरिएबल्स बनाए कुछ फंक्शंस बनाए, ठीक है। किसको प्राइवेट बनाया किसको पब्लिक बनाया ये अलग बात है। ये जो वेरिएबल्स आपने बनाए ये दो तरह के हो सकते हैं, और ये जो फंक्शंस आपने बनाए ये भी दो तरह के हो सकते हैं। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स, दूसरा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स। इसी प्रकार से जो फंक्शन इसके अंदर बनाते हो वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। याद रखेंगे। अभी बुक क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स तुमने बनाए थे वो सब इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स थे। तो ये पहचानना बहुत आसान है कि क्लास के अंदर बने वेरिएबल्स इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स हैं या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स। सिंपल है, अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा है तो वो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, और स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है तो वो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। सिंपल है, इसको याद रख पाएंगे बात को। बहुत सिंपल बात बोली है, नोट्स बनाते वक्त भी लिखना, बहुत ही सिंपल कर दिया है मैंने। इसी प्रकार से जब क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हो और बनाते वक्त स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, और नहीं कर रहे हो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। तो जो इनपुट और डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमने बनाया था वो कैसा है? इनपुट और डिस्प्ले फंक्शन हमने बनाया था बुक में, वो कैसा है फिर? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। क्लियर है? समझ में आ रहा? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी इस बात को लेकर परेशान मत हो, सर ये स्टैटिक क्यों, क्या होता है? कई लोग होंगे क्लास में जब ये पूछना चाह रहे होंगे सर स्टैटिक, तो भैया धीरे धीरे आगे मैं बता दूंगा। मैंने ये शब्द लिया है तो मैं ही इसको एक्सप्लेन करूंगा, धैर्य रखो, है ना। आप पूछो उससे पहले ही बता दूं मैं। तो ये दो तरह के मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये गड़बड़ तुम करोगे, 100% करोगे, और मेरे बोलने के बाद भी करोगे। लेकिन जो करेगा मैं उसको गधा बोलूंगा, बेहतरीन तरीके से उसका नाम लेकर पूरी क्लास के सामने उसे गधा बोलूंगा, अगर याद नहीं रखा तो। ठीक है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। क्लास बनाते हो, कोई भी क्लास है, उसके अंदर तुमने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर तुमने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर भी तुमने कोई वेरिएबल बनाया। समझ में आया? ये वेरिएबल भी क्लास में बना है, ये वेरिएबल भी क्लास में बना है, लेकिन ये वाला वेरिएबल क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर बना है। तो इसको क्या बोलोगे? कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। इसको बोलोगे लोकल वेरिएबल। ध्यान रखना बेटा, क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बन रहा है उसको लोकल वेरिएबल बोलना, उसको इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलने की गलती मत कर देना, वो लोकल वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल मैंने क्लास की बॉडी के अंदर बनाया पर फंक्शन में नहीं बनाया, उसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। और अगर इसको बनाते वक्त मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया होता, मतलब स्टैटिक इंट ए लिखा होता, तो वो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास के अंदर होता, फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं होता। समझ में आई बात? मुझे यह मालूम है कि क्लास में कोई ना कोई इस m नाम के वेरिएबल को भी आगे चल के इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलने की गलती करेगा।
मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे, पूरा यकीन है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखकर बता दिया कि मेरी गलती नहीं, मैंने बता दिया बेटा, अब तुम्हें याद रखना है ना, अब मेरी गलती नहीं है। तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में फर्क अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और मैं बताऊं, क्लास में कोई एक ही रहेगा ऐसा, पूरी क्लास में कोई एक ही व्यक्ति रहेगा जो गड़बड़ करेगा। अब वो एक कौन है वो तुम लोग तय कर लो, कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी। हाँ सनी, उसको आगे देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास परसों है, ठीक है। कल छुट्टी है आपकी, आज मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, ओके। असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट करना आज आप बैठ के, कल क्लास नहीं है, परसों है। चलो, गुड नाइट।